नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवाटी क्लासेस में। एलपी टेक्नीशियन के बैच में आज हम अपना अगला क्लास लेकर आए हैं और आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो हमने पिछली क्लासेस में विद्युत धारा के प्रकार पढ़े कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। तो हम लोगों ने एसी और डीसी के बारे में डिटेल में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत धारा का प्रभाव। तो विद्युत धारा के प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो हमने उसमें 3 टाइप की चीज़ें पढ़ी थी। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में हमने ये पढ़ा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, यदि वो ऊष्मा जनरेट करे तो वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए और वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे तो उसे बोला जाएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। जबकि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर यदि वो केमिकल इफेक्ट जनरेट करती है तो वो क्या बोला जाता है उसको कि रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का वो रासायनिक प्रभाव है। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में इतनी चीज़ों को डिस्कस किया था। आइए आज चर्चा करते हैं कि विद्युत धारा के प्रभाव में जो ऊष्मीय प्रभाव था, ऊष्मीय प्रभाव को एक एक करके, ऊष्मीय प्रभाव फिर चुंबकीय प्रभाव और फिर रासायनिक प्रभाव, चीज़ों को एक एक करके हम चीज़ों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए और वह ऊष्मा को जनरेट करे, यानी हीट को, यानी ऊष्मा को जनरेट करे, तो वह क्या कहलाएगा कि वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। तो इसकी खोज किसने की थी? जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमने इसको पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए हम इसे जूल के प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। यानी इसे जे से डिनोट करते हैं ऊष्मीय धारा के प्रभाव को, है नहीं ऊष्मीय धारा को, क्योंकि जूल ने इसको खोजा था, इससे हम जे से डिनोट करते हैं। इसको हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस चीज़ों को एक सिस्टम से समझने के लिए, एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, एक सिस्टमेटिक ढंग से समझने के लिए कृपया पिछली क्लासेस को आप देख लें। आइए देखते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कौन कौन से उपकरण या कौन कौन से यंत्र होते हैं। तो पहला है हमारा विद्युत प्रेस, दूसरा है विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब और ओवन। पहला है विद्युत प्रेस यानी इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत हीटर यानी इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत बल्ब और ओवन। ये सारी चीज़ें क्या हैं? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो आइए देख लेते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित पहले उपकरण को, विद्युत प्रेस यानी इलेक्ट्रिक आयरन। इसमें अभ्रक का एक प्लेट होता है, इसमें एक अभ्रक का एक प्लेट लगा होता है जो ऊष्मा का सुचालक था किंतु विद्युत का कुचालक होता है। जो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है, जिस पर नाइक्रोम की एक कुंडली होती है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाती है और इसकी ऊष्मा धीरे धीरे अभ्रक के प्लेट से होते हुए स्टील के प्लेट तक पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप विद्युत प्रेस गर्म हो जाता है। आइए इसको समझते हैं अच्छे से एक ग्राफ के माध्यम से। जैसे ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में 3 स्टेप में चीज़ें रखी हुई होती हैं। पहले सबसे ऊपर नाइक्रोम की एक कॉइल लगी होती है, उसके नीचे अभ्रक की प्लेट होती है और सबसे नीचे हमारी स्टील की अथवा लोहे की प्लेट होती है, जिस पे ये लोहे की प्लेट क्या है, जो आप इलेक्ट्रिक प्रेस यानी बिजली के प्रेस यूज करते हैं। तो बिजली के प्रेस वाले यानी इलेक्ट्रिक आयरन में आप जो नीचे वाला प्लेट होता है, जो जिसको आप लोहा का प्लेट बोलते हैं, स्टील की प्लेट बोलते हैं, ये वो है नीचे वाली परत हमारी स्टील की प्लेट या फिर लोहे की परत। इसके ऊपर क्या कौन सा पार्ट होता है? तो अभ्रक की प्लेट होती है, एक पतली सी अभ्रक की प्लेट होती है और उसके ऊपर सबसे क्या होता है, हमारी एक कॉइल होती है जो किस चीज़ की बनी होती है, वो नाइक्रोम की। नाइक्रोम मतलब बोले तो नाइक्रोम यानी निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम जब दो धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है, उनका मिक्सर कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? नाइक्रोम। यानी निकिल और क्रोमियम को जब मिलाया जाता है तो वो नाइक्रोम बन जाता है। तो ये नाइक्रोम की एक कॉइल होती है, सबसे ऊपर रखी होती है। तो इसमें जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, यानी जब हम इसमें आई को यानी धारा को प्रवाहित करेंगे, तो इस नाइक्रोम की जो कॉइल होगी इसमें तो करंट भी होगा, यानी करंट यानी आई होगा, और करंट के साथ साथ ये क्या होगा? हीट होगा, यानी गर्म होगा। तो आई भी होगा और एच भी होगा, यानी धारा भी होगी और ऊष्मा भी होगी। अच्छा, जब ये गर्म हुआ तो ये नीचे वाला भी पार्ट गर्म होगा, यानी जो अभ्रक की प्लेट है ये भी गर्म होगी। तो इसकी गर्मी से ये नीचे वाली प्लेट, अभ्रक की प्लेट भी गर्म हो गई, और जब इसकी गर्मी से जब ये गर्म हो तो नीचे वाली प्लेट अर्थात जो लोहा या स्टील की प्लेट है ये भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो इसकी करंट है, जो नाइक्रोम की जो कॉइल है, इसमें जो विद्युत धारा आई है,
तो इसमें तो करंट तो है ही है। तो अब आप ये कहेंगे सर इसकी हीट, नाइक्रोम की जो हीट है, जो उष्मा है, अभ्रक में भी आई और स्टील में भी आई। तो विद्युत धारा जो आई, इसने सबसे पहले किसको गर्म किया? जो हमारी नाइक्रोम की कॉयल थी, इसको इसने गर्म किया, हीट दिया। इसकी हीट से इसकी हीट कहाँ पर स्थानांतरित हुई? अभ्रक में। यानी जो नाइक्रोम की कॉयल हमारी लगी है, नाइक्रोम की कॉयल पहले गर्म होगा, इसकी गर्मी से फिर ये गर्म होगा, अर्थात अभ्रक की प्लेट गर्म होगी, अभ्रक की प्लेट की गर्मी से फिर ये गर्म होगा, अर्थात उष्मा देख रहे हैं कहाँ से कहाँ स्थानांतरित हो रही। पहले कॉयल गर्म हुई, फिर कॉयल गर्म होते होते गर्म हुई तो फिर कहाँ पे गर्मी आई? अभ्रक की प्लेट में, और फिर अभ्रक की प्लेट से उष्मा हीट कहाँ स्थानांतरित हो गई? देख रहे हैं हम स्टील में, जो नीचे वाला प्लेट होता है जिससे हम कपड़े को प्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो करंट है अर्थात जो धारा है, ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, वो केवल कॉयल में ही रहेगी। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो अभ्रक की प्लेट है ये विद्युत का कुचालक है और उष्मा का सुचालक, इसीलिए उष्मा यहाँ से होते हुए यहाँ और यहाँ से होते हुए यहाँ तक स्थानांतरित कर गई और ये लास्ट वाली प्लेट भी गर्म हो गई। जबकि विद्युत का क्या है? कुचालक है। जो अभ्रक की प्लेट है ये विद्युत का कुचालक है, जबकि उष्मा का सुचालक है। उष्मा का सुचालक है, इसीलिए यहाँ से उष्मा यहाँ तक आई और इससे रिवॉल्व होते हुए स्टील की प्लेट तक आती है। जबकि ये विद्युत का क्या है? कुचालक है। क्यों? क्योंकि अगर ये विद्युत का कुचालक नहीं होता अभ्रक, तो नीचे वाली प्लेट में भी, क्योंकि वो स्टील होता है या फिर लोहा होता है, अगर यहाँ से धारा यहाँ करंट आ जाएगी, अभ्रक की प्लेट में आ जाएगी, तो अभ्रक की प्लेट से होते हुए स्टील में भी आ जाएगी। तो जब हम नीचे का प्लेट टच करेंगे तो हमें करंट नहीं मार देगा। तो इसलिए अभ्रक की प्लेट बीच में लगाई जाती है। किसके किसके बीच में? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन की जो स्टील की प्लेट होती है, ऊपर जो कॉयल होता है, उनके प्लेट के बीच में, स्टील की प्लेट और कॉयल के बीच में किस धातु का प्लेट लगा होता है? तो आप क्या बताएंगे? अभ्रक का प्लेट लगा होता है। अभ्रक क्या है? विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत को अपने अंदर से वो प्रवाहित नहीं होने देता है। यानी अभ्रक की प्लेट में, अभ्रक की जो धातु होगी, अभ्रक विद्युत का कुचालक, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है और इसीलिए विद्युत धारा केवल यहीं तक रह गई, कॉयल तक ही रह, इसमें अभ्रक की प्लेट में नहीं आया। अब अगर अभ्रक की प्लेट में भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो स्टील की प्लेट में भी विद्युत धारा आ जाती है और हमें करंट लगता है, करंट के झटके लगते हैं। तो अभ्रक क्या है? विद्युत का कुचालक है, जबकि उष्मा क्या? सुचालक, और इसीलिए उष्मा यहाँ तक पहुँच पाई है। तो जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम की तार होती है, यानी निकिल और जो नाइक्रोम है वो किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम को जो आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम का जो गलनांक है और जो प्रतिरोध है वो उच्च होता है। नाइक्रोम का गलनांक और नाइक्रोम का प्रतिरोध दोनों ही उच्च होते हैं। अर्थात यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ के चलते हैं, यदि हमें उष्मा अधिक चाहिए, लाइट चाहिए, यानी उष्मा अधिक चाहिए और प्रकाश कम चाहिए, तो हम नाइक्रोम के तार को यूज़ करेंगे। यदि प्रकाश अधिक चाहिए, उष्मा कम चाहिए, तो हम टंगस्टन के तार का यूज़ करेंगे। जैसे बल्ब में, बल्ब हम किस लिए यूज करते हैं? लाइट अधिक लेने के लिए और उष्मा को कम लेने के लिए। जैसे हीटर को हम यूज़ करते हैं अधिक उष्मा के लिए और लाइट कम के लिए। तो आइए यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ों को और भी समझ के चलते हैं। जैसे ये हीटर हमने लिया और ये बल्ब लिया। हीटर में हीट अधिक होता है और प्रकाश कम होता है, जबकि बल्ब में प्रकाश अधिक होता है और हीट कम होता है। हीटर में उष्मा यानी हीट अधिक होता है और प्रकाश कम होता है, जबकि बल्ब में प्रकाश अधिक होता है और हीट कम होता है। तो हीटर में हम क्या यूज करते हैं? नाइक्रोम की तार, जबकि बल्ब में क्या यूज करते हैं? टंगस्टन की तार। और ये दोनों ही, नाइक्रोम हो चाहे टंगस्टन, दोनों का ही रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। नाइक्रोम और टंगस्टन दोनों ही धातुओं का जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है और जो गलनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो वही चीजें यहाँ पे दी हुई हैं कि इसमें अभ्रक का एक प्लेट लगा होता है। देख रहे हैं इसमें अभ्रक का एक प्लेट लगा होता है जो उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है, तथा विद्युत का कुचालक होता है जिस पर नाइक्रोम की एक कुंडली लगी होती है। आप देख रहे हैं इसमें नाइक्रोम की एक कॉइल लगी हुई होती है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाती है। कौन? ये कॉइल गर्म हो जाती है, ठीक है। और इसकी उष्मा धीरे धीरे अभ्रक के प्लेट से होते हुए स्टील की प्लेट तक पहुंच जाती है,
परिणाम स्वरूप विद्युत प्रेस गर्म हो जाता है, विद्युत प्रेस हमारा गर्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जितने हीटिंग एलिमेंट्स होंगे उसमें नाइक्रोम और जितने लाइटिंग एलिमेंट्स होंगे उसमें टंगस्टन के तारों का यूज होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है, इस प्लेट पर नाइक्रोम की बनी मिश्र धातु की एक कुंडली लगी होती है। जैसे हमने ये ले लिया एक हीटर, ठीक है, हीटर में आपने देखा होगा ये तमाम स्प्रिंग बनी होती है, ठीक। तो ये स्प्रिंग क्या होती है, ये नाइक्रोम की होती है। जो स्प्रिंग होती है ये नाइक्रोम की होती है, नाइक्रोम धातु की होती है, अर्थात नाइक्रोम तार की होती है। नाइक्रोम यानी निकिल और क्रोमियम की। और मैंने आपको ये बताया कि नाइक्रोम का गुण क्या होता है कि ये इसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। किसका किसका, नाइक्रोम और टंगस्टन का। नाइक्रोम और टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है, ठीक है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है, ये लाल हो जाता है। ये तारें क्या होती हैं, लाल हो जाती हैं, जिसके कारण से हमें उष्मा यानी हीट प्रदान होता है, हीट मिलती है, ठीक। तो जब ये तारे लाल हो जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, अर्थात उष्मा मिलती है। तो जो ये स्प्रिंग जिस पे रखी हुई होती है, तो ये स्प्रिंग जिस पर रखी हुई होती है वो एक प्लेट होता है। वो प्लेट होती है चीनी मिट्टी की। चीनी मिट्टी की एक प्लेट होती है जिस पर ये स्प्रिंग रखी जाती है। और वो चीनी मिट्टी क्या होता है, ये चीनी मिट्टी की जो प्लेट होती है वो विद्युत तथा उष्मा दोनों का कुचालक होता है। ये जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है जिस पर ये स्प्रिंग रखी हुई होती है, ठीक है, तो वो विद्युत का और उष्मा यानी उष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। समझते हैं इस चीज को कि जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है वो विद्युत का भी कुचालक होता है, अर्थात करंट का भी कुचालक होता है, और उष्मा का भी कुचालक होता है। उष्मा का कैसे, जो प्लेट होती है चीनी मिट्टी की उस पर जो स्प्रिंग रखी होती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसमें, तो ये तार क्या होती है, तप्त हो जाती है, अर्थात लाल हो जाती है। तो जो इसमें की उष्मा होती है वो चीनी मिट्टी की प्लेट के कारण जो है नीचे नहीं जा पाती है। इस स्प्रिंग को जो उष्मा होती है, नाइक्रोम की जो उष्मा निकलेगी यहाँ से, तो इसकी उष्मा यानी हीटनेस नीचे नहीं जा पाती है। क्यों, क्योंकि नीचे क्या रखा हुआ है, चीनी मिट्टी की प्लेट। उसी चीनी मिट्टी पे, जैसे चीनी मिट्टी की प्लेट है तो इसी पे स्प्रिंग को रख दिया जाता है। और जब ये लाल होगा तो इसकी उष्मा जो है नीचे नहीं जा पाती। क्यों, क्योंकि जो प्लेट लगी है, प्लेट क्या है, उष्मा का कुचालक है, अर्थात वो अपने में से उष्मा को बाहर रिवॉल्व नहीं होने देगा, पार नहीं होने देगा। तो जो तार होगी उसकी सारी उष्मा ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक चीनी मिट्टी का प्लेट होता है, इसलिए चीनी मिट्टी की प्लेट को यूज किया जाता है, क्योंकि अगर इसका जो फ्रेम होता है ये भी तो चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है। तो जब अगर चीनी मिट्टी का जो प्लेट होगा अगर वो विद्युत का कुचालक नहीं होगा तो वो करंट नहीं मार देगा। जब इस पर हम कोई चीज़ अगर बर्तन रखेंगे, खाना पकाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो जो उसका फ्रेम होगा, जो बॉडी होगी, उस पर करंट नहीं पहुंचेगा। तो जब हम उसको टच करेंगे तो हमें करंट मारेगा। तो इसलिए चीनी मिट्टी के प्लेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बल्ब। हमने एक बल्ब ले लिया, ठीक है। कह रहा है इसमें सोडा कांच का प्रयोग होता है, यानी इस बल्ब में सोडा कांच का प्रयोग होता है, ठीक है। सोडा कांच क्या है, ये जो बल्ब बना हुआ है तो बल्ब का जो कांच वाला पार्ट है, ठीक है, बल्ब में ये जो कांच लगा हुआ है, जो शीशा लगा हुआ होता है, वो कौन सा शीशा होता है, वो सोडा कांच होता है। ये कह रहा है कि इसमें सोडा कांच का प्रयोग होता है। जो बल्ब होता है, बल्ब का जो कांच होता है वो कौन सा कांच होता है, तो सोडा कांच का बना हुआ होता है। इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट टंगस्टन है, टंगस्टन का तार है, यानी टंगस्टन का तार है, जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। ये क्या है, टंगस्टन का तार है, जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, इसे हम तंतु भी कहते हैं। इस टंगस्टन के तार को हम टंगस्टन के तार भी कहते हैं, फिलामेंट भी कहते हैं और तंतु भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टंगस्टन का तार क्या है, लाइट को अधिक देगा, यानी प्रकाश अधिक देगा, जबकि उष्मा को कम जनरेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट करा है, पहले इसमें निर्वात रखा जाता था, किंतु वर्तमान में इसमें नाइट्रोजन और आर्गन भरा जाता है। बल्ब के फूटने पर आवाज़ करता है, अंदर से बाहर हवा आने के कारण कांच पर काला रंग का धब्बा हो जाता है, क्योंकि फिलामेंट ऑक्सीकृत हो जाता है। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बल्ब में जो ये टंगस्टन की तार लगी हुई है, इसको हम फिलामेंट भी कहते हैं और तंतु भी कहते हैं, ठीक है।
ये किस चीज़ की धातु है, किस चीज़ का तार है, तो टंगस्टन का। इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होगा। अभी मैंने आपको बताया कि टंगस्टन और नाइक्रोम दोनों ही धातुओं का गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही उच्च होता है। पहले इसमें निर्वात रखा जाए। जब इसको स्टार्टिंग में बनाया गया, आप लोगों को पता होगा कि बल्ब का खोज किसने किया था, तो एडिसन ने किया था। यानी बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो एडिसन ने किया था। जब इसको स्टार्टिंग में बनाया गया तो इसके अंदर वैक्यूम जैसी स्थिति को बनाया गया, अर्थात जैसे निर्वात रखा गया इसके अंदर निर्वात, यानी हवा नहीं थी बिल्कुल, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, ना के बराबर थी। लेकिन पूर्ण रूप से इसमें की जो ऑक्सीजन हुआ करती थी उसको पूर्णतः हटाया जाना संभव नहीं हो पाया। तो इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन हुआ करती थी। तो जब ये बल्ब बन के कंप्लीट हुआ करता था, तो जब इसको विद्युत धारा इसमें दिया जाता था, जब ये टंगस्टन जलता था तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो कुछ देर जलने के बाद ये टंगस्टन टूट जाता था, अर्थात फ्यूज हो जाता था। तो ये तरीका लगाया गया कि इसमें से किसी तरीके से निर्वात को हटा करके कोई दूसरी चीज़ रखी जाए, अर्थात ऐसी कोई चीज़ रखी जाए जिससे हमारा बल्ब आसानी से जले और अधिक टाइम तक जलने। तो इसमें नाइट्रोजन और आर्गन, प्रेजेंट टाइम में तो इसमें नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें भरी जाती हैं लो प्रेशर पे। प्रेजेंट टाइम में इसमें नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें भरी जाती हैं। तो क्या नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें ही, केवल यही दो गैसें भरी जा सकती हैं? तो प्रेजेंट टाइम में तो फिलहाल यही यूज हो रहे हैं। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखे होंगे जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में जो 18वां ग्रुप होता है उसमें देखेंगे जो नोबल गैसों का एक चैन है, 7 गैसें हैं नोबल गैस में, ठीक है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, नेक्सॉन, रेडॉन, ये सारी गैसें जो हैं अक्री गैसें बोली जाती हैं, जिसको नोबल गैस के नाम से जानते हैं। ये सारी गैसें अक्री गैस के नाम से जानी जाती है। ये सारी गैसें क्या हैं, किसी अन्य गैसों से रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन गैसों को इन बल्ब के अंदर इसको रखा जाना उचित समझा गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें ही इसमें डाली जाती है, क्योंकि ये किसी अन्य गैस से रिएक्ट नहीं करती। इनका कहना है कि हम ना तो जलेंगे और ना ही जलने देंगे, इसलिए इन गैसों को इनके अंदर रखा जाना उचित समझा गया। आपने कभी देखा होगा कि बल्ब फूटने पर आवाज़ आती है, तो वो वजह क्या होती है, वो कारण क्या होता है, किस वजह से वो आवाज़ आती है? बाहर की हवा अंदर जाने के क्रम में या फिर अंदर की हवा बाहर आने के क्रम में आवाज़ करता है? तो एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपने कभी शंख बजाया होगा या शंख बजाते हुए पंडित जी को देखा होगा, तो पंडित जी क्या करते हैं, शंख को ऐसे पकड़ते हैं और फूंकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा होगा कि शंख में बाहर से अंदर की तरफ फूंकने पर आवाज़ आती है शंख से, या फिर शंख से अंदर से बाहर खींचने पे आवाज़ आती है शंख से? आपने ही देखा होगा कि पंडित जी या कोई भी शंख को ऐसे लेते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ फूंकते हैं, तब आवाज़ आती है। ठीक इसी प्रकार से अगर बांसुरी का एग्जाम्पल लिया जाए तो बांसुरी में आप देखते हैं बांसुरी बजाते हुए तो बाहर से अंदर क्या और आवाज़ आती है, तब आवाज़ आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बल्ब के फूटने पर आवाज़ करता है अंदर से बाहर हवा आने के क्रम में, ठीक है। तो जब हवा अंदर जाती है, हमने क्या समझा कि बांसुरी हो या शंख जैसे यंत्र जो भी हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वो किस वजह से, बाहर से अंदर हवा जाने के क्रम में। जब बाहर से हवा अंदर गई तो अंदर से जब बाहर हवा निकल रही है तो उस क्रम में क्या होता है, वो आवाज़ करता है, ठीक है। तो जब बल्ब फूटता है तो अंदर की हवा बाहर झटके से निकलती है, इस वजह से बल्ब आवाज़ करता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बल्ब फूटता है तो इसकी वजह क्या होती है, हवा बाहर से अंदर आने के क्रम में या फिर अंदर से बाहर जाने के क्रम में? तो आप क्या बताएंगे कि बल्ब आवाज़ इसलिए करता है क्योंकि उसकी हवा अंदर से बाहर निकलती है झटके से, इसलिए आवाज़ करती है। तो आप क्या बताएंगे कि बल्ब की हवा अंदर से बाहर जाने के क्रम में बल्ब फूटने पर आवाज़ आती है। नेक्स्ट है, कांच पर काला रंग का धब्बा होता है। आपने कभी देखा होगा कि यहाँ पे कभी कभी काले रंग का ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है। बल्ब जब फ्यूज होता होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पे काले रंग का स्पॉट पड़ जाता है। वो कारण क्या है कि जब बल्ब फ्यूज होता है, इसके अंदर जब निर्वात की कंडीशन होती है तो उसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा तो जरूर होती है, क्योंकि ऑक्सीजन को पूरी तरीके से हटाया जाना संभव नहीं है। तो जिसमें कुछ मात्रा ऑक्सीजन की होती है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये जो है टंगस्टन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात जो ये टंगस्टन की तार है, ये जो इसमें कुछ % ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उस ऑक्सीजन से ये टंगस्टन की धातु या टंगस्टन का तार जो है उससे अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से, और वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने के कारण ये तार क्या हो जाती है, टूट जाती है, अर्थात बल्ब फ्यूज हो जाता है और यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाता है। इसी को बोलेंगे कि बल्ब में काले रंग का धब्बा पड़ गया है। ये क्या होता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है। समझ पा रहे हैं? ये जो टंगस्टन की धातु है, टंगस्टन का तार है, ये
अंदर उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, और जिसकी वजह से ये बल्ब क्या हो जाए, जिसकी वजह से ये टंगस्टन के तार या धातु टूट जाते हैं और बल्ब फ्यूज होता है, और ऑक्सीकृत होने के कारण इस कांच पे ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाता है, काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो टंगस्टन की तार है, इसका जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहीं कहीं पे 3320 डिग्री सेंटीग्रेड भी देता है, और कहीं कहीं पे 3700 डिग्री सेंटीग्रेड भी देता है। तो इसको आप अपने हिसाब थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, वो 3320 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, और 3700 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम लोग पढ़ चुके हैं, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज HC और स्टेड ने किया था। आप लोगों ने बड़ा वाला खंभा देखा होगा गाँवों में या शहरों में भी। शहर से तो थोड़ा दूर हट के होता है, लेकिन गाँव में आप देखे होंगे कि बड़े वाले पोल होते हैं, ठीक है, ये वाले पोल होते हैं। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, डेंजर बोर्ड का। आप लोगों ने गांव वगैरह में बड़ा वाला पोल देखा होगा, बड़ा वाला खंभा देखा होगा, ये वाला, ठीक है। इसमें जो करंट जा रही है, इसमें जो करंट जा रही है वो काफ़ी हाई वोल्टेज की होती है, बहुत ज़्यादा उसमें वोल्टेज, लगभग 33,000 वोल्टेज से भी ऊपर का होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला खंभा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि इस खंभे से ज़मीन से सतह से कुछ ऊंचाई पे जा करके, लगभग 8-10 फीट की ऊंचाई पे जा करके एक बोर्ड लगा होता है डेंजर जोन का। डेंजर जोन का एक बोर्ड लगा होता है, उसमें 2 हड्डियाँ बनी होती हैं और उस पर डेंजर लिखा होता है, अर्थात खतरा लिखा होता है रेड कलर से। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस डेंजर जोन अर्थात इस प्लेट के ऊपर गया, ये संकेत देता है ये बोर्ड कि इस प्लेट के ऊपर जाना खतरा है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। क्यों? अब आप कहेंगे तार तो यहाँ है, बोर्ड तो बहुत नीचे होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बोर्ड बहुत नीचे होता है, वो तार की जो सप्लाई होती है वो बहुत ऊपर होती है। फिर इतना नीचे ही क्यों बोर्ड लगा होता है? उसको और ऊपर होना चाहिए। तो इतना नीचे ही क्यों लगा होता है? इतने नीचे ही संकेत क्यों देता है खतरे का, कि खतरे के निशान है, इसके ऊपर आपको जाना खतरे से खाली नहीं है। तो कारण ये होता है कि ये जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये काफ़ी हाई वोल्टेज की, तो ये किस प्रकार का आवेश है, किस प्रकार की धारा है? तो गतिशील आवेश है। ये क्या है, किस प्रकार का आवेश है? गतिशील आवेश है। और गतिशील आवेश में 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। गतिशील आवेश में 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा होता है विद्युत क्षेत्र। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा होता है विद्युत क्षेत्र। किसी भी गतिशील आवेश में जब कोई करंट प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है, तो उसमें 2 क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। तो हमारे लिए इस बोर्ड के ऊपर जाना खतरा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन यानी लोहा, और लोहा और चुंबक एक दूसरे के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। तो जब अगर हम यहाँ पे आ गए किसी तरह से, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या पाया जाता है? आयरन, यानी हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है? आयरन, अर्थात हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन यानी लोहा। अब लोहा क्या है? चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। तो जो ये गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश में 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युतीय क्षेत्र। तो जब हमारे अंदर जो लोहा है, इस लोहे को कौन आकर्षित करेगा? ये जो करंट बह रही है, इसमें जो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमको खींचेगा, क्योंकि हमारे अंदर लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन पाए जाने के गुण के कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा, और हमें अपनी ओर ये खींच लेगा, और खींच करके किसको दे देगा? विद्युत धारा को, अर्थात विद्युतीय क्षेत्र को दे देगा, और हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं कि ये डेंजर जोन क्यों लगाए जाते हैं इतनी ऊंचाई पे? क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और आयरन यानी लोहा, और लोहा चुंबक के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे, इस बोर्ड के ऊपर पहुँचेंगे, तो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले
आयरन या लोहे के गुण के कारण इसमें प्रवाहित गतिशील आवेश में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। किसके कारण, हमारे अंदर लोहा पाया जाता है। जो विद्युतीय क्षेत्र अपने अंदर खींच लेगा तो विद्युतीय क्षेत्र किसको देगा, किसके हवाले कर देगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर। और विद्युत क्षेत्र क्या कर देगा, काम खत्म कर देगा। तो इस वजह से हमें इस बोर्ड के ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं होता है। तो वही है कि विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, या विद्युत धारा का विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज एससी ऑस्टर्ड ने किया था। ठीक है, इतना उम्मीद है क्लियर है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि गतिशील आवेश है, ये तो गतिशील आवेश है अर्थात गतिशील धारा है, तो स्थिर धारा भी होती होगी। आप मान लीजिए ये कोई बैटरी है, ये मान लीजिए कोई बैटरी है, तो आपने बैटरी में कभी देखा है क्या कि बैटरी के चारों ओर लिखा हो प्रिकॉशन, सावधानियां, कि बैटरी के नज़दीक ना जाएं या बैटरी की दीवारों को ना छुएं, नहीं तो करंट मार देगा या झटका लगने के आसार हैं। नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि बैटरी में स्थिर आवेश पाया जाता है, क्योंकि बैटरी में स्थिर आवेश होता है और स्थिर आवेश में केवल और केवल विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर आवेश में केवल विद्युतीय क्षेत्र पाया जाता है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जैसे गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत घंटी, पंखा, मोटर इत्यादि। तो हमने देखा कि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण ये कुछ हैं, जिनमें से गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल या यूज क्या होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अमीटर का यूज हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं, और वोल्टमीटर वोल्टेज को मापने के लिए आता है। नेक्स्ट है विद्युत घंटी, पंखा, मोटर, ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, आइए हम अपने विद्युत धारा के प्रभाव में तीसरे और लास्ट प्रभाव की तरफ चलते हैं, रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था। यानी रासायनिक जो हमारा प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, केमिकल इफेक्ट है, इसकी खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। अम्लीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं, यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयन यानी धन आयन एवं ऋण आयन के कारण से होता है। तापमान बढ़ने पर वैद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयन बढ़ता है। जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्ट की क्रिया होती है अर्थात संपन्न होती है, उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अथवा वोल्टमीटर या वोल्टामीटर कहते हैं। आइए देखते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, यानी केमिकल इफेक्ट क्या है। तो हमने ये केमिकल इफेक्ट पर आधारित एक क्रियाकलाप ले लिया है, एक फिगर ले लिया है, जो कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, ये जो डायग्राम है विद्युत अपघटनी क्रिया की है। आइए देखते हैं, इसमें हमने दो प्लेटें ली, एक प्लेट हमने ये लिया, एक प्लेट ये लिया। एक प्लेट ये है, हमने इसका नाम दे दिया, मान लीजिए ये एनोड है और ये कैथोड है। हमने एक प्लेट ए ले लिया, एक प्लेट सी ले लिया। अब इन दोनों प्लेटों को हमने किसी सोर्स से जोड़ दिया। ये कोई सोर्स है जिसमें प्रवाहित धारा या आवेश Q है। इन दोनों प्लेटों को हमने किसी सोर्स से जोड़ दिया जिसमें कोई प्रवाहित आवेश या धारा Q है। ठीक है, हमने इस प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ दिया और इस प्लेट को नेगेटिव से जोड़ दिया। अब ये जो बर्तन है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, इस बर्तन को हम बोलेंगे वोल्टामीटर। इस बर्तन को क्या बोलेंगे, जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है उस बर्तन को क्या बोला जाता है, वोल्टामीटर। जबकि वोल्टमीटर किसे बोलेंगे, वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, जबकि वोल्टामीटर एक बर्तन है। ये क्या है, बर्तन है। वोल्टामीटर क्या है, एक प्रकार का बर्तन है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है या संपन्न कराई जाती है। ठीक है, तो वोल्टामीटर क्या है, एक बर्तन है जिसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि वोल्टमीटर क्या है, वोल्टेज को मापने वाला एक यंत्र है। इसे हम वोल्टामीटर भी कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं, या हिंदी में विद्युत अपघटनी सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये पदार्थ भरा हुआ है इसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट इस बर्तन के अंदर अर्थात वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो भी पदार्थ इसमें है इसको बोला जाएगा वैद्युत अपघट्ट।
तो वैद्युत अपघट्ट क्या है इसको हम पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में आपको बता चुके हैं, लेकिन बहरहाल आपको यहाँ पे फिर से आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कि वैद्युत अपघट्ट क्या है। वैद्युत अपघट्ट एक प्रकार का घोल होता है, एक प्रकार का लिक्विड या एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। जैसे H2SO4, ठीक है, H2SO4 में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। इसे बोला जाएगा, हम अम्लीय विलयन भी बोलते हैं, अर्थात अम्लीय विलयन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, जबकि शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो हमने यहाँ पे दो प्लेटें ली हैं, ए है और AC है, ये हमारी एनोड है और ये कैथोड है। हमने दो प्लेटें ली ए और सी, ए को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और सी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट का इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट पे जाके जमा हो जाएगा। कैसे? ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन यानी अर्थात इस प्लेट का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन पहले वैद्युत अपघट्ट में जाएगा। यानी इस प्लेट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा? पहले वैद्युत अपघट्ट में जाएगा। वैद्युत अपघट्ट से ये किस में जाएगा? फिर इस वाली प्लेट में जाकर जमा हो जाएगा, इसकी सतह पे जाकर जमा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? इस प्लेट का इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे जाके जमा हो रहा है, और जिस प्लेट का इलेक्ट्रॉन जिस पे जमा होता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इलेक्ट्रॉन की प्लेट चढ़ जाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है इसको हम पिछली क्लासेस में भी थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, और यहाँ पे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। जैसे मैं आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये कोई एक धातु है और एक धातु ये है, तो इस धातु पे इस धातु की प्लेट चढ़ा देना अर्थात इसकी चादर चढ़ा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो इस प्लेट का जो इलेक्ट्रॉन होगा इस प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगा, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्लेट का इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इस तरफ मूव कर रहा है और जाके इस प्लेट के सतह के ऊपर जाके ये जमा हो जाएगा, इसी प्रक्रिया को बोला जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इस प्लेट का जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले जब रिमूव होगा निकलेगा तो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा, पहले विद्युत अपघट्ट जो है ये वैद्युत अपघट्ट है, अर्थात ये जो द्रव है वैद्युत अपघट्ट अम्लीय विलयन है, यहाँ से निकलेगा तो पहले इस वैद्युत अपघट्ट में आएगा, इसके बाद इस वैद्युत अपघट्ट से होते हुए ये कहाँ जाएगा? इस प्लेट पे जाके इनके सतह पे जमा हो जाएगा, और इसी क्रिया को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया। यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। अर्थात हमने ये समझा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन रूपी जो चादर होती है वो किसी दूसरी धातु पे जब चढ़ जाती है, इसी को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया या क्रिया। हमने क्या देखा कि जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो रही उस बर्तन को क्या बोला जाएगा? वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। जबकि इसके अंदर जो द्रव है या लिक्विड इसको बोला जाएगा वैद्युत अपघट्ट। तो जिससे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जबकि जिस पर इलेक्ट्रॉन का जमा होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो ये हो गया एनोड, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है अपने ऊपर जमा कर रहा है, इसको बोलेंगे कैथोड। तो ये होगा हमारा एनोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और ये होगा हमारा कैथोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, अपने ऊपर ये जमा कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो पतला हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो मोटा हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो ये धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि एनोड और कैथोड में कौन सी प्लेट पतली होती है अथवा कौन सी प्लेट मोटी होती है। तो हम देख रहे हैं कि एनोड का काम क्या है? एनोड पर से क्या होता है? वो कैथोड पे जा रहा है, तो एनोड क्या होता है? पतला होता है, जबकि कैथोड मोटा हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि इस प्लेट पर जमा हुए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का समानुपाती होता है कौन? इस वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश। तो ये समानुपाती होगा Q के, ठीक है। तो हमने देखा इस प्लेट पर अर्थात कैथोड प्लेट पर जमा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगा, अर्थात जितना अधिक ये बैटरी चार्ज होगी उतना अधिक इस पर इलेक्ट्रॉन का जमा होगा, ठीक है। अर्थात जितना अधिक Q होगा अर्थात जितना अधिक चार्ज होगा उतना अधिक द्रव्यमान होगा, यम होगा। यम क्या है? समानुपाती है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला Q बराबर IT। आपको मैंने पिछली क्लासेस बताई हैं कि Q बराबर IT होता है। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे समानुपाती की जगह पे Z आ जाएगा, ZIT। समानुपाती का निशान हटा, Z आया समानुपाती के स्थान पे, और Q की जगह हम ये Q बराबर IT अर्थात IT लिख सकते हैं।
तो यम इज इक्वल टू जेड आई टी इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर जेड क्या है? धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये जेड क्या है? धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जेड क्या है? धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और इस जेड का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है केजी पर कूलाम। इस जेड का रासायनिक एसआई मात्रक, इस जेड का एसआई मात्रक होता है केजी पर कूलाम। तो हमने देखा कि इस जेड का एसआई मात्रक क्या है? केजी पर कूलाम, यानी किलोग्राम प्रति कूलाम, किलोग्राम प्रति कूलाम। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या कह रहा है रासायनिक प्रभाव में? इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। अम्लीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। जब तो इस विलयन में, जो अम्लीय विलयन है, इस विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर इस विलयन में जो पदार्थ होते हैं अपने अवयवों में टूटने लगते हैं, अर्थात टूट जाते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव ही कहलाता है। अर्थात जब इस विलयन में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो इस विलयन के जो पदार्थ हैं वो अपने अवयवों में टूटने लगते हैं, अर्थात टूट जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या बोले जाएंगे? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत अपघट्ट कहलाता है। अभी हमने आपको बताया कि वैसा विलयन या वैसा तरल द्रव जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, उस विलयन को वैद्युत अपघट्ट कहा जाएगा। वैद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाह आयन के कारण होता है। जैसे H2SO4 मैंने आपकी पिछली क्लास में ही बताया था, H2SO4 ये जो है एक प्रकार का वैद्युत अपघट्ट है। इसको तोड़ेंगे तो ये दो हिस्से में टूटेगा, H+ और HSO4 माइनस में, और HSO4 माइनस में। जब इसको तोड़ेंगे तो H+ और HSO4 माइनस में टूटेगा। तो ये क्या है? वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। इसी आयन के कारण, ये विद्युत अपघट्ट है, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है इसके आयन के कारण होता है। ठीक है, तापमान बढ़ने पर वैद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। आइए इसको समझते हैं। क्या कर रहा है कि तापमान बढ़ने पर वैद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयन बढ़ता है जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्ट। ठीक, आइए समझते इस चीज़ को। कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर यदि हम तापमान बढ़ा दें, यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, तापमान बढ़ा दें, इस विद्युत अपघट्ट का तापमान बढ़ा दें, तो इसका जो आयन होगा आयन भी बढ़ जाएगा। आयन के टूटने की जो दर है वो भी बढ़ जाएगा। जब आयन बढ़ जाएगा तो इसकी जो चालकता है वो भी बढ़ जाएगी। इसकी जो चालकता होगी वो भी बढ़ जाएगी, और जब चालकता बढ़ जाएगी तो इसका प्रतिरोध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह उसके आयन के कारण होता है। तापमान बढ़ने पर वैद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। जब तापमान बढ़ाएंगे, इस वैद्युत अपघट्ट का जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तापमान बढ़ा दिया तो इसका आयन भी बढ़ जाएगा। और जब इसका आयन बढ़ जाएगा, इसके टूटने की दर अर्थात इसका आयन बढ़ गया तो इसकी चालकता भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब इसकी चालकता बढ़ जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसका उल्टा, जब तापमान जब कम हो जाएगा तो आयन भी कम हो जाएगा, चालकता भी कम हो जाएगा और प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब इसका तापमान अभी हम कम कर देंगे तो इसका आयन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जब आयन कम हो जाए तो इसकी चालकता भी कम हो जाएगा, और जब चालकता कम हो जाएगी तो इसका प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्ट की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अथवा वोल्टामीटर कहते हैं। मैंने आपको बता दिया। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम वही है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान यम अपघटन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। अभी आपको जब मैंने दो प्लेटें दिखाई थी तो वो प्लेटें में जो कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन की परत चढ़ रही थी एनोड से, उसका जो द्रव्यमान था वो किसके समानुपाती था? उस वैद्युत अपघटन में जो प्रवाहित आवेश या धारा है उस धारा के समानुपाती था। वही तो आइए समझते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं। विद्युत
धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण जैसे सेल, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण, विद्युत मुद्रण तथा सेल की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेल आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, यानी बैटरी। विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। धातु निष्कर्षण, विद्युत मुद्रण आप समझ रहे हैं, प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेल की ध्रुवता अर्थात सेल में पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, रासायनिक प्रभाव का। तो एक बार हम फिर से चीज़ों को समझ लेते हैं कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं। तो विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। पहला विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तीसरा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहा जाएगा? जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए और वह ऊष्मा को जनरेट करे तो वह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। चुंबकीय प्रभाव में हमने क्या पढ़ा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है और वह एक चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करता है तो उसे बोला जाएगा कि वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। जबकि रासायनिक प्रभाव क्या है? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वह रासायनिक इफेक्ट को जनरेट करेगा, उसे बोला जाएगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई थी, ओवेन। ऊष्मीय प्रभाव में हमने देखा था एक ओवेन लिखा था, तो ध्यान रखिएगा जो ओवेन नाम का एक उपकरण होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है या सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होता है। सूक्ष्म तरंगों द्वारा ये ऊष्मा को जनरेट करता है, ठीक। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और हमारी क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपनी किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कमेंट जरूर करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा।